बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक of electricity and magnetism 2 course, and in this topic we are going to study about Ampere's law and its application. तो इस लेक्चर के अंदर हम Ampere's law और उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे. This topic is related to our course electricity and magnetism 2 PHY 402 BS physics 4th semester evening spring 2021. So in the last lecture we have discussed about Barth-Savart law and their resemblance with the Coulomb's law. जैसा कि आपको याद होगा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बार्थ-सावर्ट लॉ उसकी एप्लीकेशन और उसकी रिजेम्बलेंस पढ़ी थी कूलम्ब लॉ के अंदर। हमने ये चीज़ कंफर्म की थी कि जो बार्थ-सावर्ट लॉ है ये वैसे ही काम करता है जैसे कूलम्ब लॉ काम करता है। और जैसे कूलम्ब लॉ जो है वो एक पॉइंट चार्जेस के लिए फील्ड और फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इन द सेम वे बार्थ-सावर्ट लॉ जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स या फिर इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स के लिए जो कि स्मॉलेस्ट होते हैं डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स हैं, उनकी वजह से पैदा होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आइए इन्हीं बातों को मज़ीद फर्दर जनरलाइज़ करने के लिए आज हम एम्पेयर्स लॉ पढ़ते हैं। एम्पेयर्स लॉ जो है हम बताते चले आपको कि एक्चुअली ये एडवांस फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ है, जो आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके थे। तो ये वैसे ही काम करता है जैसे गॉसेस लॉ काम करता था और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस के मुताबिक हम वायर के ज़रिए से मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होता है, फिर सॉलिनॉइड के ज़रिए से, फिर टॉरॉइड के ज़रिए से इन सारी चीज़ों को कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे। So, what is Ampere law? Ampere law is basically the magnetic field. The law for magnetic field is analogous to Gauss's law for electric field. जैसे आप लोग पढ़ते थे गॉसेस लॉ के बारे में कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो हम लॉ अपनाते हैं करंट की मौजूदगी के हिसाब से वो अम्पेयर लॉ इंफॉर्मेशन देगा। जैसे गॉसेस लॉ के अंदर आप लोग क्लोज फॉर्म बनाते थे या कोई भी गॉसियन सरफेस बनाते थे जो कि क्लोज फॉर्म में होती थी। इन द सेम वे यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि आपका जो करंट होना चाहिए वो किसी न किसी कंडक्टर या लूप में होना चाहिए और उसके गिर्द आपने एक एम्पीरियन लूप डेवलप करना होता है। सो इट हैज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट यू हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लॉ। तो ये जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास कि ये कोई लूप आपने फ़र्ज़ कर लेना है। जैसा कि मेरे पास एक वायर दिखाई गई है, तो पहला स्टेप होगा कि मैं इस वायर के गिर्द क्या ले लूँगा, एक लूप तस्वीर करूँगा जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड द एम्पीरियन लूप। So I'm shortening writing here as AL which stand for Amperian loop। और इसकी इस लूप की खासियत ये होगी कि ये क्लोज शेप होना चाहिए जैसा कि गाउसियन सरफेस वगैरह होती थी, वो भी क्लोज शेप होती थी और ये भी क्लोज शेप है। और उसके बाद आप इसमें से गुज़रने वाला जो करंट है, उसकी मिक़दार को देखेंगे, उसकी वैल्यू को देखेंगे और फिर इसके क्लोज़ राउंड कितना करंट गुज़रता है, उसकी वैल्यू को देखते हुए आप उसकी करंट की मैग्नीट्यूड के मुताबिक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो आइए देखें कि ये काम कैसे करता है। ऐड द कंपोनेंट अलोंग द लूप फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द length ds around this loop. The value of this integral is proportional to the current enclosed. So as you can see here, this is the direction of integration है। तो जितनी भी वैल्यूज जो है इस डायरेक्शन के अंदर आएंगी, आप उसको इस फार्मूले के मुताबिक क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। टोटल वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट इज बेसिकली द कांस्टेंट। और ये आपके पास कंडीशन जो है अगर आप समझना चाहें कि कैसे डेवलप हो रही है तो इट्स बेसिकली डेवलपिंग लाइक दिस। जितना करंट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इक्वेशन डेवलप की जा सकती है। दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो इन द वे आप अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द लूप देखना चाह रहे हैं, तो आप उनका सब का सम कर सकते हैं इसके छोटे-छोटे पैच बनाते हुए। एज़ यू कैन सी हियर, अगर आप इसका एक लाइन एलिमेंट ले लें, इसका लाइन एलिमेंट, इसका लाइन एलिमेंट, तो वी विल कैलकुलेट हियर द सेम डेफिनिशन ऑफ B डॉट dA। तो एक्चुअली दिस इज़ द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो इन सब के समेशन हमने कर दिया और ये कंटीन्यूअस सम था, तो वी कॉल इट एज़ अ क्लोज़ सम। तो उस हवाले से आपके पास B डॉट DA की फॉर्म आ जाएगी और ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट है। So if you look at the equation, then this equation is the same as you have done for the electric flux, जिसमें आप लिखते थे E dot
dA in a closed shape, ठीक है जी, और इंटीग्रल फॉर्म इज इक्वल टू दी charge enclosing the surface divided by epsilon naught। तो इलेक्ट्रिक पार्ट एप्सिलॉन की वजह से चलता है, मैग्नेटिक पार्ट परमेबिलिटी की वजह से चल रहा होता है। तो उस हवाले से आपके पास जो है यहाँ पे इन दोनों में रिजेम्बलेंस पाई जा रही है और ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से काम करते हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो आपके पास ये सिचुएशन जो है इसी तरह से डेवलप की जा सकती है। और अगर आप देखें तो इनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जैसे ये भी फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स किस वजह से है? ये है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है करंट की वजह से। सो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। और however the electric field is associated with the presence of charges, so that is why this is the for the case of the presence of charges here। so this is the magnetic part, ये magnetic part को show करता है। this is the constant जो कि free space वाला है, and this is the permittivity, so ये कौन सा है, electric part। so these are the basically the फैक्टर्स जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि एम्पेयर लॉ इज द सेम एज द यू कैन से द गॉसेस लॉ। और दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो यू कैन से कि ये गॉसेस लॉ की ही मैग्नेटिक फील्ड वाले गॉसेस लॉ की ही एक एडवांस फॉर्म है जिसके अंदर ये सारा कुछ किया गया है। So, if you want to look at what are the differences between the Gauss's law and the Ampere's law, तो आप देख सकते हैं गॉसेस लॉ के अंदर जो है आपका सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात होती थी कि जो लाइंस हैं वो उस क्लोज सरफेस से आउटवर्ड जितनी भी जा रही होती हैं उन सब की टोटल चार्ज के बराबर अमाउंट होती थी। इन द सेम वे आप देख सकते हैं ई डॉट डी ए इज बेसिकली द फ्लक्स, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट एरिया। So this is basically the Q over epsilon naught। So this is the definition of the mathematical definition or integral form of the Gauss's law for electric field। Similarly, Ampere law is basically the same। B dot dl is basically the loop, or you can say uh, you can say the total flux, or you can say the magnetic field in the direction of this loop, and as well as which is basically equal to the mu naught times the current enclosed। The major differences between that the terminology का किस तरह से different है जरा देखिएगा। Here we use the closed surfaces and here we use the closed currents, or you can say the closed loop here। देयर इज अ मेजर डिफरेंस है। सो सेकेंडली यहाँ पे हम जो है वो क्लोज फॉर्म में जो शेप इस्तेमाल कर रहे हैं वो गाशियन कहलाती थी, गाशियन सरफेस कहलाती थी, जबकि यहाँ पे क्या कहलाया जाएगा, इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ अम्पीरियल लूप टाइप होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। और ये आपको हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन देता है, जबकि ये आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड की इंफॉर्मेशन। सो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आपने इस एम्पेयर लॉ को अप्लाई करना है और किस तरह से ये काम करेगा। सो नाउ लुक एट द सिचुएशन। द फर्स्ट ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम इज सिंपल करंट कैरिंग वायर। तो आइए अब सबसे पहले हम जो है एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सो वी ऑलरेडी यूज द बायट-सावर्त लॉ टू शो दैट फॉर दिस केस। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये फाइंड आउट किया था कि जो करंट कैरिंग वायर होती है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स आई ओवर 2 पाई आर। सर लेट्स शो इट अगेन बाय यूजिंग द एम्पेयर्स लॉ। तो आइए इसको दोबारा से कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट वी आर जो सबसे पहला काम होगा, जो सबसे पहला स्टेप है कंप्यूट करने का, वो अगर आप नोट करते जाएं तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसीजर, एंड द फर्स्ट स्टेप इज डी टू टेक द इम्पीरियल लूप है। तो आपने सबसे पहला स्टेप है वो आपने इम्पीरियल लूप ड्रॉ करना है ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप का इम्पीरियल लूप जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, बशर्ते कि उस इम्पीरियल लूप की लेंथ, विड्थ और उसके एरिया वगैरह को आपका पता हो। दूसरा, सिंस वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड गोज इन सर्कल अराउंड अ वायर, लेट्स चूज अ सर्कुलर लूप। तो हमें पता है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्चुअली तौर पे अराउंड या सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होता है वायर के। तो इसलिए हम उसकी सिमेट्री बरकरार करने के लिए हम सर्कुलर लूप फर्ज कर लिया है। तो दिस इज द इम्पीरियल लूप, और आपने इसको सर्कलिंग फॉर्म में ले लिया होगा। देन बी एंड डी एस आर द पैरेलल एंड बी इज कांस्टेंट। तो आपने सपोज कर लेना है
कि इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और आप इस इंपीरियल लूप के ऊपर इस पॉइंट पे इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट लाइन एलिमेंट है डीएस। डीएस की डायरेक्शन में या डीएस की डायरेक्शन के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आता है, आप उसको कंप्यूट कर सकते हैं, कितनी वैल्यू होगी। तो इट विल बी टेकन एज़ यू कैन से द बी इंटू डीएस। सो हियर इज़ द स्मॉल एलिमेंट्स, तो बेशुमार तरह के एलिमेंट्स जो मिलके एक पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस बना रहे हैं, तो उस हवाले से आपके पास जो होगा दिस टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू 2 पाई आर और यू कैन से द 2 पाई डीएस। तो उस हवाले से आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जो इनक्लोज करंट है। आपको इनक्लोज करंट का भी पता है, बी और डी एस का भी पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, डी एस की वैल्यू जो है वो सर्कल है, तो सर्कल का लाइन एलिमेंट है। तो उस हवाले से आप इन सारी इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। इफ यू नोटिस दैट बी डॉट डी एस जो है इक्वल टू लिखा जा सकता है दिस डी एस बेसिकली द लाइन एलिमेंट। तो आप अगर इसको पूरे सर्कल के हिसाब से ऐड करने की कोशिश करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस के बराबर है। तो द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स 2 पाई आर बी, द राइट साइड बिकम्स द सेम म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो आप इस तरह से इसको अगर आप गौर करें तो आप इसको रीअरेंज करके वही पुराना एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जो बार्ट सावर्ट लॉ के ज़रिए से आपने फाइंड आउट किया था। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने बार्ट सावर्ट लॉ के ज़रिए से ये काम किया था तो वो कदरे मुश्किल और उसको करने के लिए आपको ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स वगैरह का सहारा लेना पड़ता था और एज़ वेल एज़ एक मुश्किल किस्म की इंटीग्रेशन करना पड़ती थी, जो कि इसमें हमने नहीं की। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड कि आप जो है इसको बआसानी तरीके से आसा यूज़ कर सकते हैं, जो कि आम तौर पे डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए से नहीं किया जाता। सो दिस इज़ द दैट इज़ व्हाई द एम्पीयर लॉ इज़ वेरी यू कैन से द फेमस एज़ कंपेयर्ड टू द बार्ट-सावर्त लॉ। ये तो है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर के बाहर पैदा हुआ है। क्या करंट जो है वो इस सरफेस के वायर के ऊपर चल रहा है या अंदर चल रहा है और उसकी प्रेजेंस को स्टडी करने के लिए इनसाइड ऑफ द वायर जो है वो क्या सिचुएशन है, आइए उसको स्टडी करते हैं। सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग वायर इनसाइड द वायर। तो अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि आपके पास जो वायर है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। सो वी कैन इवन कैलकुलेट B inside the wire because the current is evenly distributed over the cross section of the wire. It must be cylindrical symmetry. Yes, it is cylindrical symmetry. So again draw the circle. वही काम आप दोबारा करेंगे। आपने imperial loop जो है draw कर लिया है। Now for this time, this imperial loop is small radius r. However, the radius of the wire is capital R. तो आप उस हवाले से इसको कंडीशन को बरकरार रख सकते हैं। So the enclosed current is less than the total current because sum of outside of the imperial loop. So the enclosed amount of the current is basically equal to the in I enclosed is equal to I pi r square over pi r square. So you can see this is the ratio between the two areas. तो आप उस हवाले से उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि हमेशा जो चार्जेस होते हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया या उसकी सरफेस के ऊपर होते हैं। सो वी आर सपोजिंग दैट कि इस करंट के जिस एम्पीरियल लूप को हम ले रहे हैं उसकी सरफेस पे कोई ना कोई करंट अवेलेबल है, सो दैट इज व्हाई देयर शुड बी सम मैग्नेटिक फील्ड, अदरवाइज क्या होगा तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। इफ यू आर पुटिंग दिस कंडीशन इन दैट, तो ये इनक्लोज करंट जो है इम्पीरियल लूप के हवाले से वो आप बना सकते हैं आई पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ द टोटल करंट। और ये पाई आर कैपिटल स्क्वायर जो है वो आपके पास टोटल करंट, टोटल जो है वायर का एरिया। तो उस हवाले से आप इसको अगेन सॉल्व कर सकते हैं उसी मेथड के ज़रिए से जिससे अभी हमने किया। आप इसकी इंटीग्रेशन को ओपन कर सकते हैं, बी डॉट पाई आर इनक्लोज करंट की वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट। सो यू कैन सी हियर दिस इज़ द इनसाइड अ स्ट्रेट वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है और ये पहले वाले वैल्यू से डिफरेंट है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि अब जो है हमें कलेक्टिवली बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो बिहेवियर है वो कैसा है एज कम्पेयर टू द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द वायर, तो आप एक सिंपल ग्राफ के जरिए से ये सारी सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ यू नोटिस दैट
आई पुट दिस एक्सिस ऑन एग्जैक्टली ऑन द ओरिजिन ऑफ द सेंटर। तो आप उसको देख सकते हैं कि मैंने इसको ओरिजिन पे रखा हुआ है। सो दिस इज द रेडियस जीरो, एक्चुअली दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द वायर। और जैसे जैसे आप सेंट्रल पॉइंट ऑफ द वायर से बड़े रेडियस की तरफ जाएंगे, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर हेयर। तो याद रखिएगा एग्जैक्टली ऑन द सेंटर, क्योंकि सेंटर के अंदर किसी किस्म का कोई चार्जेस अवेलेबल नहीं होंगे। दैट इज वाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इनसाइड द वायर एट सेंटर पोजीशन क्या होगा, जीरो होगा। और अदर देन जो होगा वो कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा। सेकेंडली, जैसे जैसे आप जो है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है लीनियरली, जैसे जैसे आप जो है वो रेडियस की फॉर्म की तरफ या एक्सटीरियर पार्ट की तरफ जा रहे हैं। एज यू कैन सी है, इफ वी आर मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन देन द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप मूव करते जा रहे हैं यहाँ तक वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है। आफ्टर दैट जैसे जैसे आप दोबारा से इससे पीछे की तरफ या इसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, देन यू विल फील दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली द लोअरिंग इन वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है और वो 1/r स्केल के हिसाब से कम होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी b। तो इनसाइड द वायर पोजीशन जो है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। जबकि अगर पिछली इक्वेशन को देखें तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ड्यू टू दिस रीजन आपके पास जब आप पोजीशन या एम्पीरियल लूप या आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो चेंज होगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होगी या फिर कमज़ोर होती जाएगी या वीक होती जाएगी। सो फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन एक्सप्लेन द बोथ बिहेवियर of the magnetic field in terms of inside or outside of the wire. Similarly, another important thing that we have computed in the last lectures, that is the magnetic field due to a current carrying solenoid. सोलिनॉइड क्या होता है, आपके पास एक बाउंडेड एक स्ट्रेट वायर ले और उसी स्ट्रेट वायर को एक स्प्रिंग की फॉर्म के अंदर अगर आप उसको वाइंड कर दें तो सच टाइप ऑफ द spring is known as the solenoid. So we saw earlier that the complete loop of the wire, the magnetic field at the center जो है वो that is basically the pi म्यू नॉट आई ओवर टू आर। तो आप अपनी बुक के अंदर भी ये टॉपिक देख सकते हैं। ये भी मैग्नेटिक फील्ड जो है लूप के ज़रिए से अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो ये आप बार्ट सेवरल लॉज़ को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। So if you look at the expression, then this expression is quite similar to as compared to the straight wire. तो उस वाले के अंदर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। How we make the field stronger by simply adding more loops. आप सिंपल सी बात है, अगर एक लूप की वजह से ये है तो अगर आप और लूप्स ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली यू गॉट द मैक्सिमम वैल्यू। So many turns of coil of the wire with the current is called the solenoid. So we can use ampere law to calculate the B inside the solenoid. So this is very important. So the field near the wire is still circular as you can see है। ये जो आपके पास वायर के करीब है एंडिंग पॉइंट्स हैं या वायर के, तो अगर आप देखें तो इधर अगेन सर्कुलर है, however, but the farther away bend into nearly constant field down to the axis. So that is why it is very clear here. So if we also focus that the most of the part of the magnetic field concentrated here, so this is the constant magnetic field inside the solenoid. But अगर आप इससे बाहर की तरफ आते हैं, एक तो वो मच वीकर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंडली कि ये आपके पास क्या है, नॉन होमोजीनियस है, नॉन variable magnetic field है। However, this is the homogeneous magnetic field. So there is a difference between the pattern of the magnetic field. Inside the solenoid magnetic field क्या होगा, homogeneous होगा। आउटसाइड दी solenoid magnetic field होगा वो नॉन homogeneous होगा। ये बात भी याद रखिएगा। आइए इसके ऊपर हम लॉ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने एक अम्पीरियन लूप लेना है। अम्पीरियन लूप इस तरह से लिया जाएगा कि जिसके अंदर दोनों जो पार्ट है वो इजीली कवर किए जा सके, क्योंकि आप इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे तो ऑब्जर्व करने के लिए आप। तो आइए ये किस तरह से काम कर सकता है। देयर आर टू पॉइंट्स P1 एंड P2। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, U2 का लूप है। तो लूप इस तरह से लिया गया है कि यू हैव कवर्ड दी क्लोज पाथ और वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों सिमेट्रीज को बरकरार रखते हुए बताया गया है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप देख सकते हैं कि कंपेयर विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर।
Yes, it has the same pattern. Like a capacitor, field is uniform inside except the ends, but the direction of the field is different. So as approximate that the field is constant inside and zero outside, just like capacitor. So to characterize the winding in terms of the n number of turns per unit length, so keep in mind this small n is basically equal to the, as you can see, this small n is equal to capital N over L है. इसके कहने का मतलब ये है. ये एक्चुअली करेक्टराइज, ये जो वैल्यू है ये करेक्टराइज करती है वाइंडिंग को. वाइंडिंग एक्चुअली कहते हैं सर्कुलर पाथ को अंदर. आपने कितनी जो है टर्न्स दिए हुए हैं एक वायर को, दैट इज बेसिकली द टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ओके, सो द ईच टर्न कैरीज करंट आई, सो द टोटल करंट ओवर द लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, आई एन एच हो जाएगा. कीप इन माइंड दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ द, पूरी सॉलिड का टोटल जो करंट होगा it will equal to the INH. I stand for the current, N stand for the number of turns per unit length, and H for the height. So this is the, or the, you can say the length of the whole system. So you can say this is the H है. हमने यहाँ पे लेंथ की बात की है और वो बुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो इट विल बी H है. तो दोनों में कोई फर्क नहीं. So as you can see here, this is the B dot ds. You have to apply whenever you have to apply the Ampere's law. So simple equation जो है याद रखिएगा. I am writing here again. B dot ds is equal to mu naught times current enclosed in the imperial loop. So I enclosed EL लिख दिया इसके साथ. तो आप इसे समझ सकते हैं. B dot ds जो है that is the B वैसे का वैसा रहेगा. ds is basically the total length of the solenoid, so this will be equal to the h, or you can say the imperial loop के हिसाब से देखें so this will become the h. और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये भी पैरेलल a, और तो इसका मतलब यहाँ पे कितने हिस्से हो जाएंगे, चार. इस इक्वेशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फॉर द केस a टू b इंटीग्रल. ठीक है जी. फिर आप b से c इंटीग्रल के लिए, फिर आप C से D के लिए, फिर आप D से A के लिए. सो इफ यू नोटिस दैट, तो A से B की तरफ आपके पास वैल्यू बनती है H. B डॉट H है, तो दिस इज बेसिकली द H. तो ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी. यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है आपके पास एंगल, यहाँ पे 270 डिग्री बनता है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा. और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही ज़ीरो है. तो तीन जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंटीग्रल्स ऐसे हैं जहाँ पे वैल्यू क्या है, ज़ीरो. सिर्फ एक हिस्सा ऐसा है जो पहले वाला है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और एच की वैल्यू है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट है. और ये ए से बी की इंटीग्रेशन के दौरान होगा. म्यू नॉट एन इनक्लोज्ड है, और एन इनक्लोज की वैल्यू आपने अभी बताई थी आई एन एच है, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी है. सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन गेट टोटल रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन एज कि ये आपके पास जो टोटल वैल्यू है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है. तो आप इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए इन सारे हिस्सों को अरेंज कर सकते हैं, और सिर्फ पहले वाले इंटीग्रल को आपने ओपन करना है जो कि ए से लेके बी तक की वैल्यू को अंडर डिपिक्ट करता है. और इनको यूज़ करते हुए हम वैल्यू निकाल सकते हैं. बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल. और आप अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन ओवर एल हो जाएगा. ये एच हो जाएगा. जो भी आपने लेंथ रखी हुई है उसके मुताबिक ये कंप्यूट किया जा सकता है. एंड दिस इज फॉर द आइडियल सॉलिनॉइड. हाउएवर फ्रॉम द प्रैक्टिकल सॉलिनॉइड इसके अंदर इंटरनल लॉसेस, उनके अंदर म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह के फिनोमेना भी हो सकते हैं. वो इंशाल्लाह हम अपने इससे नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. So another interesting thing is that if you have a solenoid type situation in a circular wire, तो आपने एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर अगर आप इस तरह की सोलेनॉइड बना लें जिसकी कंस्ट्रक्शन तो सेम सोलेनॉइड जैसी हो, बट उसकी जो शेप हो वो एक टोरॉइड टाइप हो, मीन जैसे सर्कुलर फॉर्म में हो, तो इस तरह की सर्कुलर फॉर्म वाली सोलेनॉइड को हम स्पेशली कहते हैं दैट इज द टोरॉइड. और अगर आप उसमें से करंट गुजारें तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड जो है वो भी आप एम्पेयर्स लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी टेक्निक.
Notice that the field of the solenoid sticks to the both ends and spread apart weakens at the end। तो आप जैसा कि अभी आपने एक्सप्लेन भी किया था, कोई तो ये आपके पास जो है मिडल में सबसे वीक स्ट्रॉन्गर है, जबकि एंड्स के ऊपर जो है सबसे वीक है। We can wrap our coil around a donut shape, and this is and it has no ends, so this is called the toroid। So you can see here, this is the definition of the toroid कि एक coil जो कि donut shape type हो, जिसके कोई ends ना हो, इस तरह की situation को हम क्या कहेंगे, toroid कहेंगे। Now the fire field has no ends but wraps uniformly around the circle। तो इसका मतलब toroid type जो situations हैं वो आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मिलती रहती है और वेरिएशन नहीं आती। व्हाट इज द बी इनसाइड, क्या इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो हम इसके लिए अम्पेयर्स लॉ अप्लाई करते हैं। यू हैव टू जस्ट अप्लाई द एम्पेरियन लूप पैरेलल टू द फील्ड विद रेडियस r। इफ द कॉइल हैज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, देन द एम्पेरियन लूप इनक्लोज्ड करंट कितना होगा, ni। दैट इज द सेम सिचुएशन। तो आइए देखें कि ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास है करंट है, और ये करंट इधर से इस तरह से फ्लो करता है। So these dots are showing that this is the outward current, and this cross are showing that the current is inward to the toroid। तो उस हवाले से ये आपके पास जो येलोइश कलर के अंदर आप देख सकते हैं, ये लाइट ब्राउन कलर की एम्पीरियल लूप तस्वर किया गया है, जिसका रेडियस कितना है, आर। ये दिस इज द स्मॉल आर। और जो आपके पास यहाँ पे सिचुएशन बन रही है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो सर्कल शो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस हवाले से अगर आप गौर करें तो बी डॉट डी एस जो है दैट इज बेसिकली गिव यू दी बी डॉट डी एस बी टू पाई आर। और ये आपके पास टोटल इनक्लोज करंट जो है आई एन एच के फॉर्म में हो सकता है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, सो दिस इज बेसिकली दी एग्जैक्टली दी सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म होने की वजह से इसके दो तरह के रेडियस भी अवेलेबल हैं। दिस इज द फर्स्ट रेडियस एंड दिस इज द सेकंड रेडियस। तो ये भी हम अकाउंट कर सकते हैं। सेकेंडली जो आपके पास टोटल रेडियस है दैट इज 2 पाई आर म्यू नॉट एन आई। तो इस वाले से आप इसकी जस्ट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन ओवर 2 पाई आर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। However, we can also, if this toroid is of donut shape, तो फिर हम इसके रेडियस नंबर 1 एंड द रेडियस नंबर 2 और इनके डिफरेंट शेप्स के ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं। बट फॉर द केस ऑफ सिंपलिसिटी हम अपनी डिस्कशन को यहाँ तक ही रख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और इसके अंदर हमने सीखा है कि किस तरह से आप डिफरेंट ज्योमेट्रीज वगैरह को यूज़ करते के लिए एम्पेयर्स लॉ को यूज़ कर सकते हैं। और ये भी सीखा है कि एम्पेयर्स लॉ को यूज़ करना कितना आसान है जब आपके पास कोई एम्पीरियन लूप वगैरह ड्रॉ कर लिया जाए, और जिसकी क्लोज शेप हो और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अगर फ्लो करता है उसी डायरेक्शन के अंदर, तो आप आसानी से उसका फ्लक्स के ज़रिए से मैग्नेटिक फ्लक्स के ज़रिए से वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। So inshallah in the next lecture we will try to get some numerical problems related to magnetic field। हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूट किए जा सकें, सॉल्व किए जाएँ, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड वाले प्रॉब्लम्स के साथ अटैच हों, ताकि आप उनके ऊपर एक अच्छी ग्रिप हासिल कर सकें। तो इन दिस रिकॉर्ड आपके पास ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चन और डिस्कशन होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप को ये लेक्चर समझ आया होगा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और डिस्कशन है आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन को जॉइन करके कर सकते हैं। जी, सब लोग अपना ख़्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।